गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। हमारा जो टॉपिक था वस्त्रोपयोगी रेशो के गुण, यानी कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ पे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वस्त्रोपयोगी रेशो के क्या क्या गुण होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वस्त्रोपयोगी जो रेशे हैं या तंतु हैं उनकी संरचना कैसे बनी हुई होती है। तो रेशे मैंने बताया था कि जो धागा है, धागे की जो सबसे बारीक इकाई जो होती है वो होती है रेशा, यानी कि धागे की सबसे बारीक इकाई कह सकते हैं या सबसे छोटा जो हिस्सा है वो होता है रेशा। जिससे रेशों की बनावट कैसी होती है, कैसे इनको जोड़ के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेशों की जो संरचना है उसमें सबसे पहले आ जाता है रेशों की बाहरी संरचना। बाहरी संरचना का मतलब होता है कि बाहर से वो देखने पर किस प्रकार से दिखाई देते हैं। दूसरा आ जाता है रेशे की अंतः संरचना। अंतः का मतलब होता है कि उसकी आंतरिक संरचना, या फिर हम उसको कह सकते हैं अंदर की तरफ से उसकी बनावट कैसी रहती है। बाहरी का मतलब बाहर। फिर आता है रासायनिक संरचना एवं संगठन। रासायनिक तौर पर उनकी संरचना कैसे बनी हुई है, यानी कि केमिकल वगैरह से जो रेशे बनाए जाते हैं उन रेशों की बनावट कैसी होती है और वो दिखने में किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे रेशों की बाहरी संरचना के बारे में। अगर रेशों की जैसे बाहरी संरचना हम देखते हैं तो रेशे जो होते हैं ना, उनके आकार, लंबाई, अनुप्रस्थ, काट वगैरह जो हैं या ऐंठन वगैरह देखकर उनको बनावट को प्रदान किया जाता है। या यूँ हम कह सकते हैं कि रेशे बहुत ही बारीक होते हैं, तो इन रेशों को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के पश्चात उन रेशों को बहुत ही ज़्यादा ऐंठन वगैरह ऐंठन दी जाती है और ऐंठन देने की वजह से वो रेशे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ऐसे रेशों को आपस में सटाकर या फिर आपस में जोड़कर जो होते हैं वस्त्र बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे रेशों की बाहरी संरचना के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो होता है कि रेशों की लंबाई। रेशों की लंबाई के बारे में हमने पहले पढ़ा था, इसके गुण के बारे में, कि रेशे अगर ज़्यादा लंबे रहेंगे तो उनसे बना हुआ जो वस्त्र रहेगा उसकी बुनाई जो रहेगी वो सघन रहेगी, महीन रहेगी, बारीक रहेगी और ऐसे वस्त्र जो रहेंगे वो कोमल होंगे और नाजुक रहेंगे। उसी के ऑपोजिट हमने ये भी पढ़ा था कि वे रेशे जो कि छोटे होते हैं आकार में या महीन होते हैं, जब उनको आपस में जोड़कर या बार बार गांठ लगाकर जब वस्त्रों का निर्माण किया जाता है या धागा बनाया जाता है तो ऐसे रेशों की जो सतह होती है वो खुरदुरी हो जाती हैं और इनसे बने जो वस्त्र होते हैं उनकी सतह भी अगर हम देखेंगे तो वो खुरदुरी हो जाएगी, यानी कि ऐसे वस्त्र छूने पर मुलायम नहीं लगेंगे, खुरदुरी सतह वाले रखेंगे। अब रेशों की लंबाई, जैसे छोटे रेशे हैं, अब ये जो छोटे रेशे हैं इनको जब आपस में बहुत छोटे छोटे रेशों को जोड़ा जाएगा तो या तो इनके बीच में गोंद लगा दिया जाता है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं, या गांठें लगाई जाती हैं। अब गांठें लगाने से भी इनके बीच में क्या हो जाती है, गलटने वगैरह देखने को मिलती हैं। अब ऐसे रेशों को धागे में बदला गया और धागों को बदलने के पश्चात उसकी जब बुनाई की गई तो जो वस्त्र बना उसकी सतह पर भी हम देखेंगे तो गांठें वगैरह हैं या उभार दिखाई देंगे और ऐसे वस्त्रों की जो सतह है वो कैसी हो जाएगी, खुरदुरी। इसी की दूसरी अवस्था में अगर देखते हैं कि जो बड़े रेशे हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा हो सकती है, ऐसे रेशों को आप जब लपेटा जाएगा, ऐंठन दी जाएगी, धागा बनाया जाएगा तो वो एक तो हो जाएगा मजबूत भी रहेगा, दूसरा कोमल भी रहेगा और इनसे जब आपस में ताने और बाने के रेशों को जोड़कर जो वस्त्र की बुनाई की जाएगी वो कैसी हो जाएगी, महीन होगी, यानी कि हम सघन बुनाई वाला वस्त्र जो है वो प्राप्त करेंगे और ऐसे वस्त्र कोमल भी रहते हैं, मजबूत भी रहते हैं और टिकाऊ प्रकृति के होते हैं। तो ये तो हो गई रेशों की लंबाई के आधार पर वस्त्र की कैसे बनावट होगी। अब जो अगर देखते हैं रेशे दो प्रकार के होते हैं ना लंबाई के आधार पर। अब लंबाई के आधार पर जो दो प्रकार के होते हैं उसमें अगर हम देखें तो पहला होता है स्टेपल, दूसरा होता है फिलामेंट। स्टेपल अगर हम देखते हैं तो स्टेपल कहा जाता है छोटे रेशों को,
फिलामेंट जो होता है वो होता है बड़े रेशे। अब जो फिलामेंट से बने हुए जो वस्त्र हैं वो कैसे हो जाएंगे, मजबूत होंगे, सुंदर होंगे और कोमल प्रकृति के होंगे। वही स्टेपल से बने हुए जो वस्त्र रहेंगे उनकी सतह कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। यानी कि जब हम रेशों की लंबाई के आधार पर वस्त्रों का चयन करते हैं तो छोटे और बड़े रेशों को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र की सतह को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए और इन्हीं की बनावट के आधार पर वस्त्र की कार्य क्षमता को हम माप सकते हैं। अगला आ जाता है, इसी का दूसरा टॉपिक है, रेशों की लंबाई के बाद आता है रेशों का जो आकार एवं व्यास है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि कुछ रेशे जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, बारीक होते हैं और बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, पतले भी हो सकते हैं। लेकिन उसी की दूसरी अवस्था में अगर हम देखते हैं या ऑपोजिट देखते हैं तो कुछ रेशे मोटे भी होते हैं, सघन भी होते हैं, कड़क जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो जो ये सारा किस पर निर्भर करता है कि कैसी प्रकृति से हमने रेशों को प्राप्त किया है। यानी कि जांतव रेशे होंगे तो उसकी प्रकृति अलग होगी, और जैसे कि प्रकृति से यानी कि पादपों से जो हमने रेशे प्राप्त किए हैं उनकी प्रकृति अलग रहेगी। अब जैसे कि पादप से हम जो रेशा प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधों से भी कह सकते हैं हम लोग, तो इसमें जैसे कि सूती हो सकता है, जिसमें कपास का पौधा होता है, उससे जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं ये महीन रहेंगे, बारीक रहेंगे। उसके अलावा जैसे जांतव रेशा आ जाता है, तो जांतव रेशों में हम लोग कह सकते हैं कि ऊन भी जो होती है विभिन्न जंतुओं से प्राप्त की जाती है, तो इसमें भी कोमलता और जैसे कि कठोरता का प्रभाव देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऊन जो होते हैं ज़्यादातर भेड़ों से प्राप्त की जाती है। उसके अलावा खरगोश वगैरह है, ऊंट वगैरह है, इनके शरीर से भी जैसे कि ना ऊन प्राप्त की जाती है। अब खरगोश रहेगा तो खरगोश के शरीर से जो ऊन प्राप्त होगी वो कैसे हो जाएगी, कोमल। भेड़ के शरीर से भी प्राप्त करेंगे वो कैसे हो जाएगी, कोमल। दूसरा अगर हम लेते हैं ऊंट के शरीर से अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएगी, कठोर और थोड़ी मजबूत रहेगी और मतलब रुक्ष रहेगी। और इसके जो वस्त्र बने रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, मोटे भी होंगे और थोड़े खुरदुरे भी होंगे और कड़े लगेंगे। लेकिन जो खरगोश और भेड़ के शरीर से हमने ऊन प्राप्त की है उससे जो वस्त्र बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, कोमल प्रकृति के। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही जानवर के शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो ऊन निकाली जाती है, यानी कि बालों को निकाला जाता है, उसका आकार और व्यास भी अलग रहता है और वापस वो मोटे पतले, और ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ जगह के जो बाल हैं वो कड़े भी रहते हैं और कुछ जगह के जो बाल हैं वो कोमल भी रहते हैं। तो उसका प्रभाव भी अगर हम देखते हैं तो वो सीधा वस्त्रों और रेशों के निर्माण पर पड़ता है। अगर हम जैसे भेड़ के पीठ है, गर्दन है और पेट के हिस्से से ऊन निकालते हैं, यानी कि बालों को लेते हैं, तो उनसे बने जो वस्त्र होते हैं या जो उनसे बने धागे हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं। उसी की जगह अगर हम उसके टांगों से जैसे कि बाल निकालते हैं और उससे जो रेशा बनेगा तो वो निम्न कोटि का रेशा बनेगा, और ऐसे रेशों से जो वस्त्र बनेगा वो भी निम्न कोटि का होगा, क्योंकि वो कठोर भी रहेगा, खुरदुरा सतह वाला भी रहेगा और हम इसको लंबे समय तक उपयोग में नहीं ला पाएंगे। तीसरा हमारे पास आ जाता है कि अनुप्रस्थ काट के द्वारा अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि हम जैसे कि रेशे के आकार है, आकृति है, वस्त्र की चिकनापन वगैरह है या मुलायम है, कोमल है, उसी पर ये उसकी जो रेशे के आकार या आकृति होगी उसी के आधार पर निर्भर करेगा कि वो चिकना बनेगा, मुलायम बनेगा या खुरदुरा बनेगा। मानवकृत रेशे और एक प्राकृतिक रेशे, रेशे भी दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है एक तो प्राकृतिक रेशे, दूसरा होता है मानवकृत। अब अगर हम यहाँ देखें कि जो प्राकृतिक रेशे है ये वापस दो भागों में बटे हुए रहते हैं। पहला भाग इसमें हो जाएगा जांतव रेशे जैसे कि ऊन, दूसरा इसमें हो जाएगा पौधों से प्राप्त होने वाले या प्रकृति से प्राप्त होने वाले, जिसमें आ जाएगा कपास यानी कि सूती।
उसके अलावा भी जैसे रेशम वगैरह है, रेशम जानवर में आ जाएगा, जांतव रेशा है। तो ये सारा जो होता है ये प्रकृति से प्राप्त रेशे है। मानवकृत रेशे को अगर हम देखते हैं तो पहला आ जाएगा नायलॉन, रेयॉन, तीसरा आ जाएगा पॉलिस्टर। अब ये जो रेशे हैं किससे बनाए जाते हैं? रसायनों के प्रयोग से। और ये जो रेशे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्रकृति से, यानी कि ये प्राकृतिक रेशे हैं, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधे हमको प्रकृति से मिल जाते हैं। और जो नायलॉन वगैरह है, रेयॉन है, पॉलिस्टर वगैरह है, ये रसायनों के माध्यम से बनाए जाते हैं। इनको विभिन्न केमिकल वगैरह को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद में स्पिनिरेट जो होते हैं उसके छिद्र के माध्यम से निकालते हैं। और जो अगर हम देखें मानवकृत जो रेशे हैं या उसको रसायनों से बनाए हुए जो रेशे हैं उनको हम कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं। और इनकी जो लंबाई है हम हमारी मन के अकॉर्डिंग, यानी कि हम हमारी इच्छा के अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे हैं इनकी लंबाई पर हमारा कोई भी जैसे कि नहीं रह सकता, हम लोग नहीं कर सकते, निर्भर नहीं रहते हम पर, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त है। और प्रकृति से प्राप्त रेशों की लंबाई उनकी वास्तविक लंबाई होती है जिसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। केवल उनके रेशों को जोड़कर उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए हम गोंद वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। अब आ जाता है कि अनुप्रस्थ काट वगैरह अगर हम कहते हैं तो जैसे कि कोई मानवकृत रेशे जो होते हैं इच्छानुसार हम छोटे और बड़े कर सकते हैं और वांछित आकार के रेशे जो है हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के आधार पर बनाने के लिए हम स्पिनिरेट के छिद्रों का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से जो केमिकल्स वगैरह का जो घोल होता है उसके छिद्रों से निकलता है और वो रेशों का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे कि नायलॉन के रेशे को सूक्ष्म रेशे कोमल बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। उसका काफ़ी कोमल रेशा होता है ये, तो उससे जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो भी महीन प्रकृति के, भी बिल्कुल बारीक, मुलायम और कोमल प्रकृति के होते हैं। और नायलॉन के रेशे में जैसे कि पतले, चिकने, चमकदार, लचकदार भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं। अब अगर देखें कि प्राकृतिक रेशों का आकार जो होता है ना, उनके आकार जो होते हैं वो उनके जंतुओं पर निर्भर करता है। ऊन है तो ऊन जो है बालों से प्राप्त की जाती है। अगर किसी जंतुओं के बाल बड़े लंबे हैं तो वो ऊन जो बनेगी वो लंबे रेशों के माध्यम से बनेगी, लेकिन उसका भी एक आकार निश्चित रहता है, ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते हैं। रेशम है तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट से। रेशम का कीट होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। ये जो होता है रेशम कीट क्या करता है, अपने मुंह से एक लार निकालता है। वो लार जब क्या होती है हवा के संपर्क में आती है तो जम जाती है और एक रूप ग्रहण कर लेती है। लार जो होती है वो क्या करते हैं रेशम के कीट, उसको अपने चारों ओर, शरीर के चारों ओर मुंह घुमाते जाते हैं, लार निकालते हैं और उस लार को अपने शरीर के चारों ओर एक ही गोलाई में घुमाते हुए लपेट देते हैं। जब ये लार हवा के संपर्क में आई तो क्या हो गई? जम गई। और उसके पश्चात जो रेशम का कीट है वो उसके अंदर बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक कोकून का निर्माण होता है। अब ये जो कोकून है उसको लेकर गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उससे जो होते हैं रेशे जो हैं वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो वो एक आवरण बना था गोल जो उसकी लार की वजह से, वो क्या हो जाता है? बिखर जाता है और रेशे प्राप्त होते हैं। गर्म पानी में डालने से कोकून के अंदर का जो कीट है वो क्या हो जाएगा? कीट मर जाएगा और रेशे अलग हो जाते हैं। इन्हीं रेशों को आपस में बटकर ऐंठन देकर धागा बना दिया जाता है और उसके जो प्राप्त धागा है उसको रेशम का धागा भी कह सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पर ऊन के रेशे। ऊन के रेशे कहाँ से हुए? जानवरों के शरीर से। प्राप्त बालों के माध्यम से बनाए जाते हैं। अब बाल का आकार अगर देखें तो एक ही भेड़ के शरीर के विभिन्न स्थानों से बाल प्राप्त की जाती है, तो वो विभिन्न स्थानों से प्राप्त करने पर इसका जो कोमल है, मजबूती है और मुलायम है वो सारे गुण अलग अलग रहेंगे, क्योंकि शरीर के कुछ हिस्सों में जैसे कि होते हैं वहाँ के बाल मुलायम रहते हैं और कुछ हिस्सों के बाल जो होते हैं कड़े हो जाते हैं।
दूसरा जो भेड़ वगैरह है वो कहीं भी जैसे कि गंदगी वगैरह में बैठ जाते हैं, उनके शरीर पे मल मूत्र वगैरह धूल कण लगे रहते हैं, तो उनके जो रेशे हैं या बाल हैं वो कड़े हो जाते हैं, तो उनको धोकर सफाई करके मुलायम बनाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से उनको मुलायम बनाया नहीं जा सकता है। फिर तीसरा जो आ जाता है कपास। कपास सभी यहाँ पे जानते होंगे कि कपास का पौधा होता है जिसके ऊपर एक फल कह सकते हैं या उसका फ्रूट कह सकते हैं वो आता है। जब वो पक जाता है तो वो फट जाता है और उसके अंदर रुई दिखाई देती है हम लोगों को। उसमें रुई के अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं जिनको हम अगर देखा जाए तो बिनौले वगैरह जो होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं और उन काले काले बीजों को उसमें से निकाल दिया जाता है। अब जो सूत हमको प्राप्त हुआ है उस सूत को ऐंठन दी जाती है, घुमाव दिया जाता है और उसको रेशों पर बदला जाता है। तो इनसे जो बनाए जाते हैं वो रेशे विभिन्न प्रकृति के होने की वजह से कोमल, मुलायम या कठोर भी हो सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट है सतह की बनावट। सतह की बनावट का मतलब है कि वस्त्र की सतह की बनावट रेशे की लंबाई पर निर्भर करती है। लंबे रेशे से वस्त्र जो बनेंगे उनकी सतह चिकनी रहेगी, नरम रहेगी और कोमल रहेगी। और उनकी सतह चिकनी होने की वजह से ये भी हमको फ़ायदा रहता है कि ऐसे वस्त्र जो होते हैं उन पे गंदगी, धूल कण वगैरह किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर मिट्टी वगैरह उन पे लगती भी है तो हम उसको झटक कर या फिर उसको साफ़ जल्दी कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे रेशों से बनाए गए वस्त्र हैं जैसे कि स्टेपल से बने हुए जो वस्त्र हैं उनकी सतह खुरदुरी हो जाती है और जगह जगह से उभरी हुई होने की वजह से उसके ऊपर धूल कण वगैरह, चिकनाई है, मिट्टी के कण वगैरह हैं वो लग जाते हैं और ऐसे वस्त्र जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ऐसे वस्त्रों का रख रखाव भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनमें से वो गंदगी वगैरह के जो दाग हैं आसानी से नहीं निकलते हैं। पाँचवा पॉइंट हमारा आ जाता है ऐंठन या बल देना। इसी का अगला जो पांचवा पॉइंट है ऐंठन का मतलब होता है घुमाव देना। घुमाव का सिंपल सा उदाहरण अगर मैं बताऊं तो आप लोगों ने जैसे कि दिवाली वगैरह के उत्सव पे हम लोग बाटे बनाते हैं, बाटे यानी कि दिए में लगाने के लिए। तो उसको हम क्या करते हैं, रुई को लेके लंबा करके उसको बहुत ही ज़्यादा एक ही दिशा में हम लोग घुमाते हैं। तो वो क्या हो गया, घुमाव दे दी गई, उसको ऐंठन दे दी गई। वो उस समय क्या हो जाती है, रुई आपस में घूम के उस यानी कि उसके बहुत छोटे छोटे जो रेशे थे आपस में घूम के एक दूसरे पर जुड़ गए और उनको क्या हो गई, ऐंठन देने की वजह से उन्होंने एक निश्चित आकार को ग्रहण कर लिया। उसी तरह से जो रेशे होते हैं उनको आपस में जोड़कर उनको जोड़ने वाला कोई भी पदार्थ लगाया जाता है और मशीनों के माध्यम से उसको एक ही दिशा में लगातार घुमाया जाता है और बहुत ही तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से वो रेशे क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक निश्चित आकार या व्यास को प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर देखें कपास के रेशों में प्राकृतिक रूप से ऐंठन पाई जाती हैं। ऐसे रेशे मजबूत और टिकाऊ प्रकृति के होते हैं। कपास का रेशा यानी कि जिससे सूती वस्त्र बनते हैं, इनसे निर्मित अगर वस्त्र जो होंगे वो कैसे रह जाएंगे, मजबूत और टिकाऊ प्रकृति के भी होंगे। लेकिन कुछ रेशे ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐंठन नहीं होती है या निर्बल होते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाते हैं, वो रेशे एक दूसरे से छिटक जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक रेशों को या उससे भी ज़्यादा या कम, एक रेशा लेंगे तो उसको एक रेशीय कहा जाएगा, दो लेंगे तो द्विरेशीय कहा जाएगा, दो से ज़्यादा है तो त्रिरेशीय या उससे भी ज़्यादा है तो उसको बहुरेशीय कहा जाएगा। इन रेशों को आपस में जोड़कर घुमाव दिया जाता है और ऐंठन दी जाती है, जिसकी वजह से जो वस्त्र धागा बनेगा वो कैसा हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी उसमें। उसी के अलावा जैसे रेशम है और ऊन के रेशे हैं, इनमें ऐंठन देकर मजबूत धागे बनाए जा सकते हैं आसानी से। और उसके अलावा जो भी मानवकृत रेशे हैं, मानवकृत रेशे यानी कि जो रसायनों से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको हम मानवकृत रेशे इसलिए कहते हैं कि जो रसायनों से बनाए जाने वाले रेशे हैं वो कौन बना रहा है, मनुष्य यानी कि मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया है मानवकृत रेशे।
अब ये उस रेशो को अपनी इच्छा अनुसार लंबाई भी दे सकता है, ऐंठन भी दे सकता है, और उससे बने जो वस्त्र रहेंगे उनका निर्माण भी अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन इनकी ऐंठन देने से धागे कई बार क्या हो जाते हैं, ज़्यादा कड़े हो जाते हैं, और प्रयोग के पश्चात अगर ऐसे वस्त्र देखें तो वो जल्दी से टूटने या खराब होने लगते हैं या फट जाते हैं। अधिक ऐंठन युक्त धागे से वस्त्र जो होते हैं कठोर खुरदरी सतह वाले वस्त्रों का निर्माण होता है, और वस्त्रों की चमक में जो होती है कमी आ जाती है, और ऐसे वस्त्र अगर हम देखें तो पहनने पर सुंदर भी दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसे वस्त्रों का उपयोग भी जो है हम लोग कम करते हैं। अगला जो हमारा है, हम देखेंगे रेशे की अंतः संरचना। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था कि रेशों की बाहरी संरचना, जिसमें पहला हमने पढ़ा था रेशों की लंबाई, दूसरा हमने पढ़ा रेशों का आकार एवं व्यास, तीसरा हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ काट यानी कि वो अनुदैर्ध्य धैर्य रूप में किस प्रकार से दिखाई देते हैं, फिर चौथा हमने पढ़ा था सतह की बनावट, और पांचवा पॉइंट था ऐंठन या बल देना। अब जो हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट है रेशे की अंतः संरचना। अब हम दूसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पर रेशों की अंतः संरचना। अंतः संरचना का मतलब होता है कि जैसे रेशे हम देखते हैं तो बाहर से देखने पर तो रेशे बिल्कुल सीधे, चिकने और मुलायम वगैरह दिखाई देते हैं या लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उसको रेशों की बाहरी आंतरिक संरचना को अगर हम देखें तो इसको देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप जिसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कह सकते हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। अब ये जो माइक्रोस्कोप है, इससे अगर हम किसी रेशो को देखते हैं तो रेशो की संरचना जो होती है बहुत ही छोटी वगैरह दिखाई देती है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही महीन जो रेशे हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम देखें तो कपास के रेशे जो होते हैं लगभग उसमें 10,000 से भी अधिक जो अणु हैं वो कपास के रेशों में पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाएंगे, 10,000 से भी ज़्यादा वगैरह हम देख सकते हैं। जबकि कृत्रिम रेशे जो होते हैं जैसे कि उसमें 350 अणुओं की श्रृंखला पाई जाती है। ये तो हो गया प्राकृतिक रेशे की बात, जिसमें कपास का उदाहरण लिया हमने। अब अगर कृत्रिम रेशे कहे यानी कि मानवकृत जो रेशे हैं, उनमें अगर उनकी श्रृंखला देखें तो 350 अणुओं की जो श्रृंखला होगी वो उसके अंदर दिखाई देगी। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देख के, जिसमें कृत्रिम रेशे किसके अंदर 350 की मात्रा रहेगी, रेयॉन के रेशे के अंदर हम देख सकते हैं। और कपास के रेशे के अंदर अगर हम देखते हैं तो 10,000 से भी अधिक अणु जो होते हैं उसमें दिखाई देते हैं। ये जो अणु अगर देखते हैं ये 10,000 हैं, ये 350 हैं, तो ये जो अणु हैं आपस में किसके माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण ये जुड़े रहते हैं और इसी पर इसकी निकटता पर भी निर्भर करते हैं, और इसी के आधार पर इनकी मजबूती अगर देखें तो वो भी बनी रहती है। हाइड्रोजन बंध आपस में जितने ही पास और सटे होंगे रेशे भी उतने ही मजबूत रहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये 10,000 अणु हैं और ये 350 अणु हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ये हाइड्रोजन बंध से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, अगर बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसी संरचना कैसे हो जाएगी, सघन, और ये जो रेशे होंगे वो भी कैसे रहेंगे, मजबूत। यानी कि इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ रेशे हैं जैसे कि इस तरीके से हैं। अब इनको हम देख के क्या सकते हैं, ये विभिन्न दिशाओं में घूमे हुए हैं और आपस में क्या है, बिखरे हुए हैं। तो ये रेशों की व्यवस्था कैसी हो जाएगी, अव्यवस्थित। दूसरी स्थिति अगर हम देखते हैं, ये कुछ मात्रा में अगर इन रेशों को देखें तो कैसे हैं, ये अर्ध व्यवस्थित इनको कह सकते हैं।
ये दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि रेशों का क्रम है वो एक निश्चित रूप में दिखाई देता है, जैसे कि तो ये जो रेशे दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, तीसरी अवस्था, बिल्कुल व्यवस्थित रेशों की अवस्था कह सकते हैं इसको। तो ये किसके आधार पे होगा, जो इनमें हाइड्रोजन बंध लगा हुआ रहेगा उसी के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि जो धागे हैं, रेशे हैं, वो किस प्रकार से वगैरह। अगर स्थिति देखते हैं तो कौन सी हो जाएगी, अव्यवस्थित। अगर ये स्थिति देखते हैं जिसमें कुछ रेशे व्यवस्थित हैं, कुछ बिखरे हुए हैं, तो अर्धव्यवस्थित की अवस्था में ले सकते हैं। अगर ये स्थिति देखेंगे हम तीसरी, तो इसमें रेशे सीधे एक ही क्रम में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसे रेशे कैसे हैं, व्यवस्थित रेशे हैं। तीसरी हमारे पास अवस्था आ जाती है रासायनिक संरचना एवं संगठन की अवस्था। रेशों की रासायनिक संरचना अगर देखें, संगठन देखें, तो जो भिन्न भिन्न रेशों की रासायनिक संरचना संगठन भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि एक ही पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन के जो बने रेशे हैं, अब प्रोटीन के रेशे कौन से होंगे, जो कि जानतर तंतुओं से बने हुए हैं। जानतर तंतुओं से बने रेशे हमेशा प्रोटीन रेशों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि ऊन है, दूसरा रेशम है। ये रेशे किससे बने हुए हैं, प्रोटीन के। अब इन्हीं रेशों को अगर देखें तो ऊन भी जंतु के विभिन्न हिस्सों से निकाली जाती है, विभिन्न भाग से शरीर के। तो इसका भी जो अगर रासायनिक संरचना अगर हम देखेंगे तो कहीं कड़ी होगी, कहीं मुलायम रहेगी। रेशम है, रेशम भी कहीं से, क्योंकि वो लार है, कहीं लार अगर ज़्यादा लिपट दी गई है, कहीं कम लिपटी है, तो उसकी वजह से भी रेशम का धागा भी कहीं से मोटा हो सकता है, कहीं से पतला हो सकता है। तो इसकी रासायनिक संरचना भी क्या होगी, अलग हो सकती है। उसके बाद में हम जो दूसरी कैटेगरी लेते हैं वो आ जाती है प्राकृतिक रेशों की। प्राकृतिक रेशे यानी कि जो सेल्यूलोज के बने रहते हैं। अब जो सेल्यूलोज के बने रेशे हैं उनको हम प्राकृतिक रेशों के अंदर लेते हैं, जैसे कि कपास, और दूसरा आ जाएगा लिनन। अब ये भी दोनों प्रकृति से मिले हुए, यानी कि पेड़ों के जैसे कि तने वाले हिस्से से वगैरह से निकले रहते। लेकिन कपास के रेशे की वगैरह की स्थिति देखें और लिनन के रेशे की स्थिति देखें या आकार संरचना देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रहते हैं। कुछ रेशे मोटे हैं, कुछ रेशे पतले हैं, और कुछ रेशों की लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है तो कुछ रेशों की लंबाई कम भी हो सकती है। इसलिए जो रेशे अगर एक ही प्रकृति के हैं, चाहे प्राकृतिक रेशे हुए, लेकिन उनके आकार, उनकी जो आयतन वगैरह है उनमें भी भिन्नता देखी जा सकती है, और जो प्रोटीन प्रकृति के हैं उनमें भी हम लोग भिन्नता देखी जा सकती है। तो ये आज हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया, जिसमें हमने वस्तु पे रेशों के गुण भी पढ़ लिए हैं और रासायनिक उनकी संरचना वगैरह भी पढ़ ली है रेशों की। तो अभी तक आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।